आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने हाफ कर लिया था अपनी लास्ट क्लास में और अभी भी ये सवाल बाकी है। हमने इसकी रिक्वायरमेंट नंबर ए मुकम्मल कर ली थी। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड रावलपिंडी ब्रांच। द हेड ऑफिस प्रैक्टिस टू सेंड गुड्स टू ब्रांच एट 25% अबव कॉस्ट। मैं आपको एक मरतबा बेटा ये इस चीज़ के बारे में फिर बता दूं कि जब क्वेश्चन के अंदर आपको ये मेंशन हो कि आप 20%, 30%, 25%, 40% अबव कॉस्ट पे अपनी गुड्स बिल्ड करते हैं, तो पहले आपको इस किस्म की एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये इक्वेशन हम सिर्फ उस वक्त बनाते हैं जब हमें अबव परसेंटेज कॉस्ट गिवन हो 20, 30, 40। जब आपको इस किस्म का क्वेश्चन गिवन होगा, इस किस्म की परसेंटेज गिवन होगी, तो फिर वो शिपमेंट के वक्त या तो बिल्ड बताएगा या फिर कॉस्ट बताएगा, दोनों में से कोई एक बताएगा। ज़्यादातर वो आपको बिल्ड बताता है, कॉस्ट नहीं बताता, बट वो कॉस्ट भी बता सकता है। बताने का मकसद ये है कि वो बताएगा आपको दोनों में से कोई एक कीमत, आपको फिर ये 25% वाली ये इक्वेशन अप्लाई करके बिल्ड में से कॉस्ट अलग करनी होगी और ओ भी अलग करनी होगी। अगर आपको अब कभी किसी सवाल में कॉस्ट बता दे तो आपको बिल्ड अलग करनी होगी और ओ भी अलग करनी पड़ेगी। तो ये पहले तो सिनेरियो समझ लीजिए कि हर वो क्वेश्चन जिसके अंदर ऐसे अबव परसेंटेज कॉस्ट वाला आपको गिवन होगा परसेंटेज, तो आपने इस तरीके से उसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ये बेसिकली आपका रफ वर्क है, उसको आप रफ वर्क के तौर पे शो कीजिएगा। तो ये तो हो गई हमारी पहली रिक्वायरमेंट। नाउ the second and very important requirement is give an adjusting entry for adjusted balance of allowance for overvaluation in head office book। तो ये बेसिकली बनती ही हेड ऑफिस की बुक में है, यानी कि ये हो गई पहली बात। उसके बाद एंड क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय रिटेन अर्निंग अकाउंट, ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। तो बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है कि आपने दो एंट्रीज बनानी है। एक आपने बनानी है इसकी एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री बनती है आपकी अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की, और वो आप अपने फॉर्मेट में जाके देख सकते हैं वो क्या बनती है, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। एक बात तो हो गई ये वाली एंट्री। अच्छा, ये वाली एंट्री बनती है एडजस्टिंग एंट्री, ये विदाउट कंपुटेशन नहीं बनती। इसके लिए अब आप उस वाले पेज पे जाइए जहाँ पे मैंने आपको अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की कंपुटेशन बताई थी। पहले आप वो पूरी कंपुटेशन करेंगे, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा फिर आपने ये एंट्री बनानी है। फिर दूसरी एंट्री आपने बनानी है क्लोजिंग एंट्री, और क्लोजिंग मैंने आपको दो बताई थी, दो में से कोई एक बनती है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं बनती। वो हम देखते हैं टी अकाउंट बना के, यानी कि क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी कौन सी वाली एंट्री बनेगी। तो फिलहाल हमारा फोकस क्लोजिंग एंट्री पे नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एडजस्टिंग एंट्री की। तो आइए पहले हम एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे कंपुटेशन करते हैं, और उस कंपुटेशन का नाम क्या होगा, कंपुटेशन फॉर एडजस्टेड बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। सही है, मैं इसको समटाइम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में ओवर वैल्यूएशन भी कहता हूँ, वैसे इसका पूरा नाम है अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि अब आप जाइए अपने उस पेज पे जिस पेज पे आपको अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की कंपुटेशन दी हुई है। आपको याद होगा कि हमने जब इससे पहला वाला एक क्वेश्चन किया था गालिबन क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें भी हमने ये कंपुटेशन की थी, लेकिन उस कंपुटेशन के बाद हमारे पास बिगिनिंग स्टॉक नहीं था ब्रांच का। तो याद रखिए, अगर बिगिनिंग स्टॉक आपके पास ब्रांच का है तो उस ब्रांच के बिगिनिंग स्टॉक पर भी आपका ओवर वैल्यूएशन होगा। अगर आपके पास ब्रांच के पास अगर बिगिनिंग स्टॉक नहीं है तो उस पर ओवर वैल्यूएशन भी नहीं होगा। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, चूंकि उसमें नहीं था तो हमने बिगिनिंग वाली बात छोड़ दी थी, बट आज के क्वेश्चन में है, इसलिए पहले आप जाके देखिए कि आज के क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है कि जो ब्रांच है उसके पास 27,500 का बिगिनिंग स्टॉक है। अच्छा, अब ये बात पहले समझ लीजिए, क्या ब्रांच के पास जो कुछ भी स्टॉक होगा वो सारा का सारा वो होगा जो कि हेड ऑफिस ने शिफ्ट किया था, या फिर ब्रांच को इस बात की ऑथराइजेशन भी है कि ब्रांच खुद से भी परचेज कर सकता है। अगर ब्रांच को हेड ऑफिस की तरफ से इस बात की अथॉरिटी है कि ब्रांच खुद से भी परचेज कर सकता है, तो याद रखो बेटा, एक इंसान अपने आप से तो झूठ नहीं कह सकता। यानी ब्रांच अगर खुद से जो है वो लोकल मार्केट से परचेज करने की अथॉरिटी रखता है, तो ब्रांच जितने का खरीदेगा उसके पास उसकी उतनी ही कीमत लिखी जाएगी। लेकिन अगर हेड ऑफिस खरीद के भेजेगा तो हेड ऑफिस के पास ये ऑप्शन होता है कि हेड ऑफिस जो है वो उसकी कीमत को जितनी है उससे ज्यादा कहकर भेजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवर वैल्यूएशन की टर्म, ओवर वैल्यूएशन जो है
वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जबकि हेड ऑफिस की शिपमेंट में से कोई माल बचेगा। लेकिन अगर ब्रांच की अपनी परचेज में से कोई माल बचेगा, कोई स्टॉक बचेगा, तो उसमें ओवर वैल्यूएशन नहीं होगा। अब हमें क्या समझना है कि आया इस 27,500 का जो बिगिनिंग स्टॉक इसने हमें बताया है ब्रांच ने, क्या ये सारा का सारा वो बिगिनिंग स्टॉक है जो कि हेड ऑफिस की शिपमेंट में से बचा है, या फिर कुछ इसकी अपनी लोकल परचेज भी है। तो सुन लीजिए एक बात, अगर ब्रांच के ओपनिंग और ब्रांच के एंडिंग स्टॉक के अंदर ब्रांच की अपनी परचेज का बचा हुआ भी शामिल है और कुछ हेड ऑफिस की शिपमेंट का बचा हुआ भी शामिल है, तो हम ओवर वैल्यूएशन सिर्फ उस अमाउंट पे लगाएंगे जो हेड ऑफिस की शिपमेंट में से बचे हुए स्टॉक पर होगा। सर हमें पता कैसे लगेगा? तो देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया आखिर में कि ब्रांच इज नॉट ऑथोराइज टू परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट। ब्रांच को लोकल मार्केट से परचेज करने की ऑथोराइजेशन ही नहीं है। जब ऑथोराइजेशन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी बचेगा वो हेड ऑफिस के भेजे हुए माल में से ही, शिपमेंट में से ही बचेगा। और अगर हेड ऑफिस की शिपमेंट में से कुछ बचेगा तो फिर जो भी होगा उस पर ही ओवर वैल्यूएशन होगा। आगे जाके एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जिसके अंदर बिगिनिंग और एंडिंग स्टॉक के अंदर वो आपको बता देगा कि इतना स्टॉक में से इतना परसेंट या इतना माल ब्रांच की अपनी परचेज का है। तो जो ब्रांच की अपनी परचेज वाला स्टॉक होता है उसमें ओवी नहीं होता, सिर्फ हेड ऑफिस की शिपमेंट में से जो बचता है उसमें ओवी होता है। तो फिलहाल इस सवाल के अंदर ब्रांच के पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा वही है जो कि हेड ऑफिस ने सेंड किया था। क्लियर होगी बात? तो आइए अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी कंप्यूटेशन करते हैं। आप लोग अपने कंप्यूटेशन वाले पेज पे चले जाइए, वहां पे जाके देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑन बिगिनिंग स्टॉक, यानी कि ब्रांच बिगिनिंग स्टॉक। अब जाके देखिए आपके ब्रांच का बिगिनिंग स्टॉक कितना है, 27,500। अब इस 27,500 में ओवी कितना होगा? तो बेटा चूंकि मैंने यहाँ पे ये परसेंटेज आपको बनाना सिखा दी है, इसमें देखिए, तो अब जब हम ओवी की परसेंटेज देंगे तो अब हम 25/100 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 25/125। 25%, 25/100 सिर्फ उस वक्त दी जाएगी जब आप इसका फॉर्मूला खुद निकालेंगे, जब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट भी गिवन हो, बिल्ड भी गिवन हो, फिर कॉस्ट और बिल्ड प्राइस का डिफरेंस लें और डिफरेंस को आप अपने फॉर्मूले में पुट करके रेट खुद निकालें। आप अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में जाके देखिए तो आपको नजर आएगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का रेट खुद से निकाला था। जब हम खुद से निकालेंगे तो फिर वो ओवर वैल्यूएशन 25/100 होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के अंदर आपको 25% अबव कहेगा तो बस अबव से आप पहचान जाएंगे कि आप इसको 25/100 नहीं बोलेंगे बल्कि 25/125 बोलेंगे। तो ये लीजिए, ये आपने लिखा 27,500 का 25/125। तो अब आप इसकी कंप्यूटेशन कर लेंगे, 27,500 मल्टीप्लाई बाय 25, सॉरी डिवाइड बाय 125, तो ये आ गया 5,500। यानी 5,500 का ओवर वैल्यूएशन जो है वो आपके बिगिनिंग स्टॉक पर था। फिर दोबारा जाइए आप अपने फॉर्मेट पे और जाके देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑन शिपमेंट। हमें यहाँ पे 2 शिपमेंट हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वर्किंग की हुई है। ये फर्स्ट शिपमेंट थी, ये सेकंड शिपमेंट थी और ये रिटर्न थी। तो पहली शिपमेंट पे हमारा ओवी कितना था, फर्स्ट शिपमेंट पे ओवी ऑन फर्स्ट शिपमेंट 36,000, और जितनी शिपमेंट है आप सब पे ओवी एक साथ ले लीजिए। सेकंड शिपमेंट पे कितना है ये भी ऐड कर दीजिए। जहां जहां शिपमेंट पे ओवी है, चाहे वो 2 शिपमेंट हो, 3 शिपमेंट हो, आप पहले वो सारा ऐड कर लो। तो ऐड अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑन सेकेंड शिपमेंट, तो सेकेंड शिपमेंट में हमारा ओवर वैल्यूएशन कितना है 24,000। अब हम ये देखेंगे कि टोटल कितना ऐसा अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन है जिसके बारे में हमें उम्मीद है कि हम इससे कुछ, हमें ये कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इतना ओवर वैल्यूएशन 5,500 हमारे बिगिनिंग स्टॉक पे था। जाहिर है वो हमारा ये वो स्टॉक था जो पिछले महीने के आखिर में बच गया था, पिछले महीने नहीं बिक सका था। तो जाहिर है जब इस महीने बिकेगा तो इसमें हमें 5,500 का फ़ायदा हो जाएगा। जबकि 2 शिपमेंट्स हेड ऑफिस ने मजीद रवाना की हैं ब्रांच को, तो उनमें भी 36,000 और 24,000 का ओवी मौजूद है। अब हम इनको जमा कर लेंगे, 5,500, 36,000 प्लस 24,000, 65,500। यानी हेड ऑफिस को इस बात की उम्मीद है कि हमें अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, यानी जो झूठ हमने ब्रांच से बोला था, जो हमने ब्रांच को जो है वो अंधेरे में रखा था और ब्रांच से हमने ये उम्मीद लगाई थी कि हम ब्रांच को अपनी
जो भी हमारा शिपमेंट है उसको हमने ज़्यादा कह के भेजा था, तो हमें हमें उम्मीद है कि 65,500 का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, दैट इज़ टोटल अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। अब याद रखिए, हेड ऑफिस की उम्मीदों पे दो वजूहात की बिना पे पानी फिर जाता है। अगर ब्रांच कहे, ब्रांच कुछ शिपमेंट वापस कर दे, दायरा जब ब्रांच कुछ शिपमेंट हमें वापस करेगा तो जो शिपमेंट हमें वापस आएगी हेड ऑफिस को, उसमें भी तो ओवी होगा ना। और ओवी सिर्फ और सिर्फ तब रियलाइज होता है जब आप अपना माल, जब ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस की शिपमेंट आगे सेल कर दे। जाहिर है जब सेल करेगा तो सेल करने से ही वो जो ओवर वैल्यूएशन का एक झूठ हेड ऑफिस ने बोला था ब्रांच को, तो ही हेड ऑफिस को उसका फायदा होगा। लेकिन अगर ब्रांच ने भी उसमें से शिपमेंट कुछ रिटर्न कर दी तो जाहिर है उस रिटर्न में भी तो हेड ऑफिस की वो चालाकी शामिल होगी ना, 25/125 के हिसाब से। तो ब्रांच को दो वजूहात की, सॉरी, हेड ऑफिस को दो वजूहात की बिना पे जो है वो धचका लगता है जब ब्रांच एक मरतबा, जब ब्रांच कुछ माल वापस कर दे कि भाई ये ख़राब है या जो भी है हमें ज़रूरत नहीं है, वापस ले लो। और दूसरी वजह कि जब ब्रांच ये कहे कि भाई इतना स्टॉक मेरे पास एट दी एंड बच गया। ज़ाहिर है जो बच गया उस पर भी ओवर वैल्यूशन रियलाइज नहीं होगा। तो अब हम दो चीज़ें माइनस करेंगे। पहले मैं माइनस करने जा रहा हूँ लेस ओवी ऑन एंडिंग स्टॉक। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि ये एंडिंग स्टॉक जो ब्रांच के पास हो रहा ये होगा, ये वही होना चाहिए जो हेड ऑफिस ने भेजा था उसी में से बचा हो। अगर ब्रांच खुद भी लोकल मार्केट से परचेज करता है तो जाहिर है उसके पास ऐसा मुमकिन है कि जो एट दी एंड माल बचे, जो स्टॉक बचे, उसमें कुछ हिस्सा हेड ऑफिस की शिपमेंट वाला और कुछ ब्रांच का अपना खरीदा हुआ हो। तो जो ब्रांच का अपना खरीदा हुआ होगा उस पर कभी भी ओवी नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी हमारे पास है वो सारा का सारा हेड ऑफिस की शिपमेंट वाला है। तो ये देखिए बेटा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये ओवी एंडिंग स्टॉक हम बाद में देखेंगे। पहले हम लिखेंगे लेस ओवी ऑन रिटर्न ऑफ शिपमेंट, या आप उसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा, मैंने गलती से पहले एंडिंग स्टॉक लिख दिया। अच्छा, अब इसके लिए भी मेहनत नहीं करनी, ये देखिए 4,000 हमें मालूम है। तो जो वर्किंग आपने इस यहाँ पे की हुई है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। सिर्फ ओपनिंग और एंडिंग की आपने खुद से परसेंटेज लगा के पुट करनी है, बाकी तो शिपमेंट और रिटर्न की आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। तो ये लीजिए, ये आपने 4,000 माइनस कर दिया, इसको आप ऊपर लिख लीजिएगा और स्टॉक एंडिंग को नीचे लिख दीजिएगा। अच्छा, अब एंडिंग की चूंकि कोई एंट्री नहीं बनती, इसकी यहाँ पे कोई वर्किंग भी नहीं है, तो अब आप यहाँ पे जाके देख लीजिए, उसने आपको बताया था कि आपका जो एंडिंग स्टॉक है वो 12,000 है। तो जाहिर है इस 12,000 में भी तो 25% के हिसाब से आपका ओवी होगा। बट रिमेंबर, नॉट 25/100, इट विल बी 25/125, क्योंकि अब आप यहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो ये आपने लिखा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। तब आप इसको 2,400, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफिस को उम्मीद थी इस बात की कि टोटल हमें 65,500 का ओवी रियलाइज हो जाएगा, लेकिन जितना माल वापस किया उसमें 4,000 का उसमें ओवी था, और जितना एट दी एंड बच गया उसमें 2,400 का ओवी था। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली हेड ऑफिस को अपने इस ओवर वैल्यूएशन में से कितना फ़ायदा हो गया। तो 2,400 माइनस किया और 4,000 माइनस किया, तो कितना बन गया ये 59,100। इसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ ओवर वैल्यूएशन या अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। सही है बेटा। तो अब यहाँ पे आपकी जहाँ पे सारी एंट्रीज चल रही थी वहीं पर ही आप इसके नीचे एंट्री बना देंगे। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए एडजस्टिंग एंट्री, और एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस के रजिस्टर में बनेगी, ब्रांच के रजिस्टर में नहीं बनेगी, और वो भी फिक्स बनेगी। क्या बनेगी, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है जो आपने अपनी कंप्यूटेशन से हासिल किया था वो अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर देंगे, यानी 59,100, 59,100। और याद रखिए ये एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री ये सिर्फ हेड ऑफिस में बनती है, ब्रांच में नहीं बनती, इसलिए इसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद इसी ही रिक्वायरमेंट में उसने आपसे अगली पूछी है क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए आपको पहले एक टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, और टी अकाउंट किस चीज़ का बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आइए इसमें हम एक टी अकाउंट ड्रॉ करते हैं, और इस टी अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लीजिए, ये मैंने एक टी अकाउंट ड्रॉ किया, दैट इज प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, आपके जहन में होगा कि शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो सर एक ही एंट्री है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाई। नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री मैंने तब भी बनाई थी पिछली क्लास में। आपको याद होगा कि जब इसने आपको प्रॉफिट रिपोर्ट किया था तो आपने ब्रांच की एंट्री बनाई थी और हेड ऑफिस में आपने प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री बनाई थी। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ये रहा और एक क्रेडिट ये रहा। हाँ, अगर ये दायरा लॉस होता तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में आता? डेबिट में आता। तो अभी तक जो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में भी चूंकि प्रॉफिट था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिखा और इसमें तो आता ही क्रेडिट में। हाँ, अगर यहाँ पे नेट लॉस होता तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में चला जाता। तो अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है 22,000, ये ब्रांच का प्रॉफिट था, और एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 59,100 और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ओवर वैल्यूएशन। सही है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट ही शिफ्ट क्रेडिट में और आपने इसको बैलेंस करना है तो ज़ाहिर है क्रेडिट वाला सारा आप क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे 81,100 और ये सारा का सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी, इस 81,100 को आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। यानी ये जो डिफरेंस आया 81,100 का, और इसके आगे क्या लिख देंगे आप? कैपिटल। वैसे तो आप एंट्री में अगर जाके देखें तो एंट्री के अंदर मैंने रिटेन अर्निंग की टर्म यूज़ की है, लेकिन रिटेन अर्निंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे कंपनी की काउंटिंग हम पढ़ रहे हो। तो ये चूँकि कंपनी नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे इसका एडजस्टमेंट हो रही है। तो अब आप जाएंगे इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे, और चूँकि आपने ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे की है तो ये आप इसकी एंट्री बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 81,100। ये जो डिफरेंस आया आपका यहाँ पे ये लिख दिया आपने 81,100 और क्रेडिट में क्या आ गया इसका? कैपिटल। सवाल ये कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बनी थी तो क्या इसके अलावा भी बन सकती है? इसके अलावा भी बन सकती है। कैसे बन सकती है? कि ब्रांच आपको नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस रिपोर्ट करे। जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट था ना, तो नेट प्रॉफिट में तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाता है। यही अगर ब्रांच आपको नेट लॉस रिपोर्ट करेगा तो ये वाली एंट्री भी उलट हो जाएगी और ये वाली एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा तो यहाँ वाला जो 22,000 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन है ये तो हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, ये कभी डेबिट में नहीं आएगा इस वाली एंट्री के अंदर। अब अगर आपका डेबिट का लॉस ज़्यादा है और क्रेडिट का ओवर वैल्यूएशन वाला एडजस्टमेंट कम है तो फिर आपका टोटल डेबिट में होगा और जो डिफरेंस है वो क्रेडिट में आएगा। तो इंशाल्लाह ऐसा भी सवाल आएगा, उसको हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्री भी हो गई और क्लोजिंग एंट्री भी हो गई। अब इसके बाद क्या कहता है? रिक्वायरमेंट नंबर सी है सेटअप टी अकाउंट ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस। अब आपने ब्रांच और हेड ऑफिस के टी अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। और इसके बाद नंबर डी है सेटअप टी अकाउंट्स फॉर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का टी अकाउंट बनवा दूँ। तो हम अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाते हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच का टी अकाउंट मैं आपको पहले भी वर्बली बता चुका हूँ, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आप लोग खुद भी ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का टी अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, ये आपने ऊपर लिख दिया अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। अच्छा देखो बेटा, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का टी अकाउंट बनाते वक्त आपको मेन हेल्प तो मिल जाएगी आपकी एंट्रीज से। ये देखिए आपकी एंट्री में एक ये क्रेडिट है, एक ये क्रेडिट है, एक ये डेबिट है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद, और एक दूसरा ये रहा, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन एंट्री वाला तो आप लिख लेंगे, एंट्री वाला तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपके लिए अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन जो ओवर वैल्यूएशन बिगिनिंग पर है वो, और जो ओवर वैल्यूएशन एंडिंग पर है वो। ये देखिए, ये अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन बिगिनिंग पर है, ये हमें कहीं पर भी एंट्री से नहीं मिला था, ये हमें खुद निकाला था। और ये अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन जो हमारा एंडिंग पर है, ये भी हमें कहीं से नहीं मिला था। तो ये सिर्फ ये दो आपको अपनी एफर्ट से पुट करनी होंगी, बाकी आपको आपकी एंट्री में मिल जाएगा। तो सवाल ये कि सर बिगिनिंग वाला कहाँ पुट करें और एंडिंग वाला कहाँ पुट करें? तो बेटा बहुत सिंपल सा जवाब है इसका
कि अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की जो नेचर है ना वो हमारे लिए एक प्रॉफिट जैसी है, बेनिफिट जैसी है, तो इसलिए इसका जो बिगिनिंग आएगा वो क्रेडिट में आएगा, यानी बैलेंस ब्रॉड डाउन। सही है, इसके लिए मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी, ये मेरे पास पहले से मौजूद है। ये देखिए 5500 लिखा हुआ है, ये लिखा मैंने 5500। सही है, ये तो हो गया बिगिनिंग। अब इसके बाद आ जाइए एंट्री पे, ये देखिए आपका फिर क्रेडिट हो रहा है 36,000 से पहली एंट्री में, ये आपने कर दिया 36,000। सही है, रेफरेंस में आपने लिख दिया कि ये ब्रांच से आया। फिर इसके बाद एक और आपने अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट किया हुआ है, कितने से? 24,000 से, ये भी क्रेडिट है, ये लीजिए ये भी लिख दिया आपने क्रेडिट में कितना? 24,000, और ये भी आपको ब्रांच की तरफ से मिला। फिर उसके बाद ये देखिए डेबिट अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, ये देखिए ये डेबिट में नज़र आ रहा है आपको, ये आपकी 8वीं एंट्री थी और ये रिटर्न की वजह से थी, तो ये लीजिए ये आ गया आपका 4,000 डेबिट में, और ये भी के इसके भी रेफरेंस में क्या आ जाएगा? सिंपल ब्रांच। फिर उसके बाद आपको अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन नज़र आ रहा है डेबिट में 59,100, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है, ये आ गया 59,100, और इधर आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आपका ये ओवर वैल्यूएशन का जो लेजर है ना वो टैली नहीं है, बराबर नहीं है, और याद रखिए इसको बराबर, ये ऑटोमेटिकली बराबर होता है, इसको बराबर करना नहीं पड़ता। सही है, यानी इसको बैलेंस करना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद बराबर होगा। कैसे? याद कीजिए, मैंने जब इसका टी अकाउंट बनाया था तो पहले मैंने बिगनिंग लिखा था, तो बिगनिंग भी मुझे अपने एफर्ट से लिखना पड़ा, ये मुझे एंट्री में गिवन नहीं था। इसी तरह अब जब बिगनिंग लिख लेंगे तो एंडिंग भी आपको अपनी एफर्ट से लिखना पड़ेगा। ये देखिए एंडिंग का आ गया कितना? 2,400, तो ये बिगनिंग क्रेडिट में होगा और एंडिंग जो है वो डेबिट में होगा, दैट इज़ 2,400। और इसको हम क्या बोल देंगे कि ये ओवर वैल्यूएशन जो है वो हमारा एंडिंग पर है, OV ऑन एंडिंग। सही है, चलिए इसको आप बैलेंस कैरी डाउन भी लिख सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर एंडिंग पर है, और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन भी आ सकता है। ज़ाहिर है जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वो आपका अगले महीने के लिए क्या बन जाएगा? OV बन जाएगा, बिगनिंग। देखिए अब टोटल कर लीजिए, इसका बराबर आएगा ये। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं किया था, आप चाहें तो उसको ऐसे कर सकते हैं, 36 और 24 और 5,500, 36 प्लस 24 प्लस 5,500 कितना बना? 65,500। अब आप इसको कर लीजिए, 4,000 प्लस 59,100 प्लस 2,400, ये देखिए बराबर आ गया 65,500। सही है बेटा। अच्छा, ब्रांच का और हेड ऑफिस का जो टी अकाउंट है वो आप लोग खुद ड्रॉ कर लीजिएगा। सिंपल आप ब्रांच का टी अकाउंट बनाएंगे जहाँ जहाँ एंट्री में ब्रांच है। ये देखिए जब आप ब्रांच का टी अकाउंट बनाएंगे तो ये ब्रांच डेबिट है, डेबिट में डाल दीजिएगा, ये डेबिट है, डेबिट में डाल दीजिएगा, डेबिट है, डेबिट में डाल दीजिएगा, क्रेडिट है, क्रेडिट में डाल दीजिएगा, डेबिट डेबिट में, डेबिट डेबिट में, डेबिट डेबिट में। ऐसे जब आप हेड ऑफिस का टी अकाउंट बनाएंगे तो हेड ऑफिस क्रेडिट क्रेडिट में डाल दीजिए, फिर क्रेडिट में, फिर क्रेडिट, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर क्रेडिट, फिर क्रेडिट। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो जितना ब्रांच का बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन आएगा उतना ही हेड ऑफिस का ही कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन आएगा। तो ये आप सवाल खुद भी कर सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। तो आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपने ऐसे ही करना है, ये बिल्कुल इसी तरीके का है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।